हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नोप मूवी को और साथ ही थोड़ा बहुत एंडिंग एक्सप्लेन। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत 1998 एक सिटकॉम शो को दिखाकर की जाती है, जिस शो का नाम गॉडीज होम है। जिस शो का स्टार एक चिंपैंजी है और अचानक से एक बलून के पॉपअप होने के कारण वो चिंपैंजी वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन उस सिचुएशन से ज्यूप नाम का एक बच्चा सरवाइव कर गया था, जो कि टेबल के नीचे छुपा हुआ था। और जैसे ही चिंपैंजी की नजर उसके कोवर्कर ज्यूप पर पड़ी तो वो उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए पहुंचा था। लेकिन उसी समय ऑथोरिटीज पहुंचकर उस चिंपैंजी को शूट कर उसे मार देती है। जिसके बाद ये सीन सीधा प्रेजेंट में आता है और हम ओटिस नामक एक शख्स को देख सकते हैं, जो एक रैंच का ओनर है, यानी कि वो हॉर्सेस को ट्रेन और हैंडल करता है, वो भी फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन के लिए। लेकिन ओटिस की अचानक मौत हो जाने के कारण, जिसकी मौत का कारण आसमान से गिरे हुए किसी तरह के कॉइन से हुई है, जिस चीज की जानकारी उनके बच्चे यानी कि ओटिस जूनियर और एम्ब्रल के पास नहीं है। और उनके जाने के बाद ओजी और एम्ब्रल दोनों ही मिलकर 6 महीने से उनका बिजनेस संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम एक फिल्म कमर्शियल देख सकते हैं, जहां उन लोगों की मुलाकात एक सिनेमेटोग्राफर एंटलर से होती है। लेकिन उनके हॉर्स के वायलेंट हो जाने के कारण उन लोगों को उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है और ऐसे ही चलते रहा है, जिस कारण से उन लोगों को फाइनेंशियली भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। और उसी कारण से वो लोग अपने हॉर्सेस उसी चाइल्ड आर्टिस्ट ज्यूप को बेच रहे हैं, जो अब बड़ा हो चुका है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि ज्यूप उन लोगों के पास ही में एक वेस्टर्न थीम पार्क चलाता है, जिसमें वो वही गॉडीज होम की स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लॉइट कर प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा है। जिसके साथ साथ उसने ज्यूप को उसके रेंच खरीदने का ऑफर भी दिया है, जिस ऑफर को ओजे मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके लिए एमरल यानी कि एम उसे बार बार फोर्स कर रही है। और उसी रात अचानक से उनके घर की लाइट्स फ्लक्चुएट करना स्टार्ट करती है, जिसके साथ साथ उनके हॉर्स भी गायब हो रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों को अजीब तरह की आवाज आ रही है और किसी अननोन चीज के प्रेजेंस होने का एहसास भी हो रहा है। साथ ही ओजी ने एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है, जो आसमान में उड़ रहा था। और जैसे ही ये बात जाकर ओजी एम को बताता है, तो उसके दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आता है कि वो लोग उस यूएफओ की फोटो से या फिर उसकी वीडियो से काफी पैसे कमा सकते हैं और उसी के साथ वो लोग काफी फेमस भी हो जाएंगे, जिसके बाद में भी उन लोगों को पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए उन लोगों को काफी सारा कैमरा रिक्वायर्ड होगा, जिसके लिए वो लोग फ्राइज इलेक्ट्रॉनिक्स जाते हैं, जहां उन लोगों की मुलाकात वही के एक एम्प्लॉय एंजल से होती है, जो उन लोगों के साथ उनके कैमरा सर्विलियंस को सेटअप करने के लिए उनके घर आता है। और उसी दौरान उन लोगों को ये भी पता चलता है कि एंजल भी यूएफओ जैसी चीजों में मानता है और उसे भी काफी इंटरेस्ट है उन चीजों की डॉक्यूमेंट्री करना या फिर उनकी फोटोज निकालना। लेकिन वो लोग एंजल की मदद लेना नहीं चाहते, जिस कारण वो लोग उसे अपनी प्रॉपर्टी से जाने के लिए कह देते हैं। और फिर रात के वक्त हम देख सकते हैं कि ओजे वो यूएफओ तो देख लेता है, लेकिन एंजल उस यूएफओ को नहीं देख पाता, क्योंकि जो कैमरा उसने इंस्टॉल किया था उस पर एक बग आकर बैठ जाता है, जिस कारण कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई। और जबकि ओजी और एम ने अपनी खुद आंखों से उस यूएफओ को देखा है, तो उसे देख एम काफी डर चुकी है, जिस कारण वो अपने भाई के साथ यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। लेकिन ओजे यहाँ से जाने से मना कर देता है। और दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि एंजल उन लोगों से मिलने के लिए आ पहुंचा है, जो उन लोगों को यही बताता है कि कल रात वो लोग ठीक तरीके से कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि उनके कैमरा के सामने डेफिनेटली वो बग आ गया था। और साथ ही जैसे ही वो यूएफओ उन लोगों के करीब आया, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी पर चल रहे सामान बंद हो गए। लेकिन उसी के साथ एंजल उन लोगों को एक फुटेज दिखाता है, जो काफी दिनों से रिकॉर्ड हो रही है। और उस रिकॉर्डिंग में उन लोगों को एक क्लाउड नजर आता है, जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता, जिस कारण उन लोगों का अब ये मानना है कि मे बी वो यूएफओ का हाइडिंग प्लेस है। और उसी के साथ बात करें ज्यूप की, तो हम देख सकते हैं कि उसने एक लाइव शो रखा है, वो भी काफी सारे टूरिस्ट को उसी के वेस्टर्न थीम पार्क में इनवाइट करके, जहाँ उसने ओटिस
से खरीदा हुआ उस हॉर्स को वो यूएफओ को खिलाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार उसने ये सोचा कि वो ये सारा नजारा ऑडियंस को दिखाए और उनसे कुछ और पैसे कमाए, क्योंकि वो ये सारी चीजें काफी दिनों से करता आ रहा है। लेकिन इस बार हम देख सकते हैं कि थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और वो यूएफओ उन लोगों के करीब तो आता है, लेकिन वहाँ पर ज्यूब के साथ मौजूदा सारे लोगों को खुद के अंदर एब्जॉर्ब, या फिर हम इजी वर्ड में कह सकते हैं कि उन सभी को वो खा जाता है, जिनमें शामिल हम ज्यूब की उसी चाइल्ड आर्टिस्ट को देख सकते हैं जिसे बचपन में उस चिंपैंजी ने हार्म किया था, जिसकी फेस की हालत काफी खराब हो चुकी है। लेकिन उसी दौरान ओजे को ये याद आता है कि ज्यूब ने उसे किसी लाइव शो के बारे में बताया था, तो उसी के लिए जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसका सामना यूएफओ से होता है और साथ ही उसके हॉर्स से भी। लेकिन उस यूएफओ के कारण ओजे बेहोश हो जाता है और अपनी कॉन्शियसनेस गेन करने के बाद उसे ये समझ में आता है कि वो यूएफओ नहीं बल्कि प्रीडेटर या फिर किसी तरह का क्रिएचर मान सकते हैं, जो हर चीज को खा जाता है जो भी उसकी तरफ देखे। और जब वो अपने हॉर्स को लेकर वापस घर जाने की कोशिश करता है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि वो क्रिएचर या फिर यूएफओ उसके घर के इर्द गिर्द घूम रहा है और साथ ही ओजे की गाड़ी बंद हो गई है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम उस क्रिएचर को देख सकते हैं जो उनके घर पर वॉमिट कर देता है, यानी कि वो क्रिएचर सिर्फ वही चीज खाता है जो उसे डाइजेस्ट हो, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती उसे वो वॉमिट कर देता है। और इस चीज से हमें ये समझ आता है कि जबकि वो क्रिएचर इनऑर्गेनिक चीज को खुद में से बाहर फेंक रहा है तो इसी कारण से मे बी ओजे के फादर की डेथ हुई होगी। और रात के उन सारे नजारों को देख एम काफी घबरा गई है और साथ ही एंजल भी, जिस कारण वो लोग वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं और रात एंजल के घर पर रुकते हैं। और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि उनका कांटेक्ट एंटलर से होता है, जिसे उसी वेस्टर्न थीम पार्क की बात पता चली है जहाँ पर सभी लोग गायब हो चुके हैं, जिस कारण अब वो उन लोगों के साथ उस यूएफओ की फुटेज को कैप्चर करने के लिए रेडी है। लेकिन अब परेशानी ये है कि वो लोग उस क्रिएचर को कैप्चर कैसे करें, क्योंकि उसके सामने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं चलती, जिस कारण एंटलर अपने हैंड क्रैकेड फिल्म कैमरा को ले आता है जिससे वो उस क्रिएचर की फुटेज को कैप्चर करेगा। और वो चारों मिलकर प्लान बनाते हैं, जिसके साथ साथ उन लोगों ने पूरी फील्ड पर ट्यूब मैन के प्रॉप्स लगा दिए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड है। और जैसे ही वो क्रिएचर उन लोगों की तरफ बढ़ेगा तो ट्यूब मैन के स्टॉप होने पर उन्हें उस क्रिएचर के आने का एहसास हो जाएगा। और जब वो लोग इन सारी चीजों को फिल्म ही कर रहे होते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि एक TMZ रिपोर्टर उन लोगों की फील्ड में आ पहुंचता है और बार बार मना करने के बावजूद भी वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल उस ट्रेसपासिंग एरिया में ले जाता है, जहां जाकर उसकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है और वो TMZ रिपोर्टर उसकी बाइक से गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए उस सिचुएशन में ओजे पहुंचता है, वो भी अपने हॉर्स लकी के साथ। जैसे देख वो रिपोर्टर उससे यही कह रहा है कि वो उसे फिल्म करे, लेकिन ओजे ऐसा नहीं करता और उसे बचाना छोड़ वो अपनी जान बचाने की सोचता है, जिसके बाद वो क्रिएचर उस TMZ रिपोर्टर को खा जाता है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि वो क्रिएचर ओजे की तरफ तो बढ़ता है, लेकिन ओजे को उसे ना देखने पर वो क्रिएचर उसे छोड़ वहाँ से चला जाता है। लेकिन एंटलर के लिए फुटेज काफी नहीं है, जिस कारण वो क्लोज फुटेज लेने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो उस क्रिएचर को देखना स्टार्ट करता है। और हम देख सकते हैं कि एंटलर के देखने पर वो क्रिएचर एंटलर की तरफ बढ़ उसे भी खा जाता है। साथ ही वहाँ पर जितना भी फिल्मिंग का सामान पड़ा हुआ था उस क्रिएचर ने उसे भी नहीं छोड़ा, यानी कि अब उन लोगों के पास उस क्रिएचर के वहाँ पर मौजूदा होने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई भी प्रूफ नहीं है। साथ ही हम देख सकते हैं कि एंजल उस अटैक से सरवाइव कर गया है, वो भी कुछ प्लास्टिक और वायर के कारण। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि वो क्रिएचर ने अपना फॉर्म बदल लिया है, यानी कि उसने सॉसरस शेप छोड़ एक जेलीफिश का फॉर्म ले लिया है और वो एम पर अटैक करने के लिए पहुंचता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ओजे उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने का डिसाइड करता है, जिस कारण एम उस सिचुएशन से निकल सकती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो मोटरसाइकिल लेकर सीधा उसी वेस्टर्न थीम पार्क में आ पहुंचती है, जहां वो पहुंचकर सबसे पहले एक जायंट बलून को अनलीज करती है, जिस कारण वो बलून आसमान में उड़ना शुरू करता है और उसे देख वो क्रिएचर उस जायंट बलून की तरफ खींचा चला आता है। और जैसे ही वो क्रिएचर उस जायंट बलून को खाने की कोशिश करता है तो एम एक एनालॉग कैमरे की मदद से उसकी फोटो लेने की कोशिश करती है, जो कैमरा एक वेल में लगा हुआ है, जिसमें एम कामयाब भी होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे ही उस क्रिएचर ने उस बलून को खाया तो उस बलून के एक्सप्लोड होने के कारण वो क्रिएचर भी मारा गया। और उसी दौरान हम काफी सारे रिपोर्टर्स को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, साथ ही ओजे को भी
जो बिल्कुल ठीक है और उसी वेस्टर्न थीम पार्क के पास ही खड़ा है। और यहाँ पर नोप मूवी का ये रिकैप खत्म होता है, जिसके बाद आए एंडिंग एक्सप्लेन पे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ओजे उस सिचुएशन से सरवाइव कर पाया या नहीं। तो ये ऑडियंस का ओपिनियन है कि आप लोग ओजे को जिंदा रख सकते हो या फिर उसे मार सकते हो। और फिल्म के सिनेरियो को देखते हुए बात करें तो मेरे हिसाब से ओजे की डेथ हो चुकी है, क्योंकि एम्ब्रल का जो कैरेक्टर है यानी कि ओजे की जो बहन का कैरेक्टर है वो खुद को डेवलप कर रही है और अकेली इस वर्ल्ड में रहना सीख रही है। और उसी के साथ बात करें 1998 के इवेंट की, यानी कि उसी मंकी के इवेंट के बारे में, जो डायरेक्टली तो उस एलियन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उस सीन को दिखाने का यही मतलब है कि किस तरह हम एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को परेशान करते हैं, जो मानना ओजे का भी है। वेल, कनेक्शन की बात किया जाए तो इनडायरेक्टली कनेक्शन इस तरह है कि जेब ने अपने बचपन की उस इवेंट से कुछ भी नहीं सीखा था, जिस कारण से वो वापस वही सेम मिस्टेक दोहराने के लिए उस एलियन को एक्सप्लॉइट करने की सोच रहा था, ठीक उसी मंकी की तरह। लेकिन सेकंड टाइम उसे प्रॉपर सबक मिल गया, क्योंकि जैसा कि हमने फिल्म में देखा, जेब को ये सारी बातें लगभग 6 महीने से पता थी और साथ ही वो अपने शो की प्रैक्टिस काफी टाइम से करता आ रहा है। और इसी के साथ सभी लोगों का सबसे बड़ा सवाल कि इस मूवी का नाम नोप क्यों रखा गया, जिसका मे बी फुल फॉर्म नॉट ऑफ प्लेनेट अर्थ हो सकता है, क्योंकि जो चीज हमें इस फिल्म में दिखाई गई है वो डेफिनेटली अर्थ से तो बिलोंग नहीं करती। वेल, तो मेरे हिसाब से मुझे इतनी ही डिटेल्स पता चली है, और अगर आप लोगों को कुछ और ऐसी डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी या फिर डिटेल्स आपको पता होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए, अब वक्त है इस वीडियो को खत्म करने की, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। और दूसरी वीडियो आने से पहले आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी और वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। टिल देन, बाय।